आज जो है ना क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे 67 से, ठीक है। इसके पहले क्लास में जो है ना हम लोग पढ़ चुके हैं 66 तक। पढ़ 67 बताइएगा, अगर नहीं देखें जाके देखिए उसको। 66 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 67 है। एडिटिव भोजन में होते हैं, क्या होते हैं बताइए। एडिटिव भोजन में क्या होता है? रोगनाशक एवं खनिज दोनों। हाँ, रोगनाशक एवं खनिज दोनों होता है। एडिटिव भोजन में होते हैं रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। बोल रहा है कि एडिटिव का खाद्य योज्य भोजन में रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। एडिटिव मतलब खाद्य योग्य भोजन क्या है, इसके बारे में बोल रहा है कि एडिटिव खाद्य योज्य वे रसायन है जो खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने या उनके रंग, स्वाद या बनावट को बढ़ाने के लिए उसमें उनमें जो है ना मिलाए जाते हैं। आगे बोल रहा है खाद्य योज एडिटिव, इसको एडिटिव बोल रहा है। रोगनाशक और खनिज लवण के अतिरिक्त अन्य प्रकार की भी होते हैं, जैसे फोमिंग एजेंट, जेलिंग एजेंट और ह्यूकुमेंटेस और इमल्सीफायर्स, एंटीऑक्सीडेंट इत्यादि होता है। आगे कह रहा है कि रोगनाशक या परिरक्षक के रूप में यह रोगाणु को बढ़ने या तथा भोजन को खराब होने में रोकता है। कह रहा है रोगनाशक या परीक्षक के रूप में यह रोगाणु को बढ़ने तथा भोजन को खराब होने से रोकता है, तथा खनिज के रूप में खाद्य पदार्थों का बनावट और स्वाद बढ़ाते हैं। आगे कह रहा है कि विटामिन विटामिन क्या कह रहा है कि विटामिन वैसे यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए होती है। विटामिन कह रहा है कि विटामिन वैसे यौगिक होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए होती है। इसकी जो है ना संख्या 13 होती है। विटामिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सी फंक जो है 1911 में किया था, सबको पता है। इसका नामकरण बोलेगा तो ABCDE के आदि के रूप में किया गया था। मानव शरीर में इस कार्बनिक पदार्थ की आवश्यकता कम मात्रा में होती है। आगे कह रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो कौन सा है, बी और सी है, तथा वसा में घुलनशील विटामिन बोलेगा तो ADE के है। तो जल में बी और सी, वसा में बोलेगा तो ADE के है। क्वेश्चन नंबर 68 बताइएगा कि फफूंदी है क्या। फफूंदी बोले तो कवक है। फफूंद फ्लोफिटिक। फफूंदी है परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है। फफूंदी क्या है तो परजीवी एवं सैप्रोफिटिक दोनों है, याद रखिए। कह रहा है कि फफूंदी परजीवी एवं सैप्रोफिटिक मृतजीवी दोनों है। बोल रहा है कवक या फफूंदी के बारे में, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। कवक या फफूंदी के बारे में कह रहा है, इस जगत में यूकैरियोटिक तथा परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। ये सभी परजीवी अथवा मृत जीवी होते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि परजीवी परजीवी क्या है, तो कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम। तो परजीवी में कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित होते रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम है। मृत जीवी क्या कह रहा है, इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस। तो मृत जीवी कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैसिलस है। नेक्स्ट कह रहा है उत्पादक उत्पादक कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं, उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हरे पौधे क्या उत्पादक है। तो उत्पादक कह रहा है कि जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया से सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उत्पादक से बोल रहा है कि जैसे हरे पदार्थ है, ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली, छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला से डीडीटी का संचरण किस जीव के से अधिक होगा, तो क्या होगा, जल पक्षी से होगा। कह रहा है शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली और छोटी मछली से बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का संचरण किस जीव में सबसे अधिक होगा, तो जल पक्षी में सबसे अधिक होगा। कह रहा है कि शैवाल, जल पक्षी, बड़ी मछली, छोटी मछली में बनी आहार श्रृंखला में डीडीटी का संचरण जल पक्षी में सबसे अधिक होगा, ठीक है। आगे कह रहा है खाद्य श्रृंखला एक समुदाय में रहने वाले जीवों का अनुक्रम है जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को आसानित करने के लिए किसी अन्य जीव का उपभोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला एक समुदाय में रहने वाले जीवों का अनुक्रम जिसमें एक जीव खाद्य ऊर्जा को स्थानांतरित करने के लिए किसी अन्य जीव का उपभोग करता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहा जाता है। जैसे आवर्धन खाद्य श्रृंखला के माध्यम से अजैविक निम्नीकरणीय प्रदूषकों की बढ़ती मात्रा का संचय है, अर्थात विषाक्त पदार्थ की एकाग्रता क्रमिक पौष्टिक स्तरों को बढ़ जाती है। इसे ppm पार्ट्स प्रति मिलियन में मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैव आवर्धन के प्रमुख कारण महासागर में कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां और खनन गतिविधियां हैं। तो जैव आवर्धन के प्रमुख कारण महासागर में कृषि, कार्बनिक तत्व, औद्योगिक गतिविधियां और खनन गतिविधियां हैं।
नेक्स्ट कह रहा है कि एक जलीय खाद्य श्रृंखला को निम्न रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। पादप प्लवक, जिसको पनीर प्लवक, छोटी मछली और बड़ी मछली, जल मछली, मछली खाने वाली मछली है। नेक्स्ट बोल रहा है कि पादप प्लवक क्या है, तो पादप प्लवक जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। पादप प्लवक होते हैं जो जलीय खाद्य श्रृंखला में उत्पादक होते हैं, जिसमें विषैले डीडीटी की मात्रा कम से कम होती है। जैसे जैसे हम क्रमिक पौष्टिक स्तरों पर चलते हैं, डीडीटी की मात्रा बढ़ती जाती है और यह मछली खाने वाली पक्षी की अधिकतम जो है ना डीडीटी 25 ppm हो जाती है। यह मछली खाने वाली पक्षियों को अधिकतम डीडीटी 25 ppm हो जाती है। नेक्स्ट है बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है। क्या किस में होता है? एपीफाइट्स में होता है। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक होती है एपीफाइट में। बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक एपीफाइट में होती है। तो बेलामेन कोशिकाओं की उपस्थिति लाक्षणिक एपीफाइट्स में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बेलामेन का कार्य जो है ना पानी का अवशोषण है। बेलामेन का कार्य क्या है? पानी का अवशोषण है। बेलामेन स्पंजी है जिसमें कई एपिडर्मिस होते हैं जैसे जो कुछ एपीफाइटिक या अदर एपीफाइटिक पौधे की जड़ों को कवर करते हैं, जैसे ऑर्किड है, किलविया प्रजाति है। आगे कह रहा है ऑर्किड की जड़ें सहजीवी कवक या बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। ऑर्किड की जड़ें जो होता है ना सहजीवी कवक या बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। बेलामेन एक यांत्रिक कार्य रूट कॉर्टेक्स संवहनी ऊतकों की रक्षा भी करता है। जड़ों को बाष्पोत्सर्जन से होने वाली पानी की कमी से बचाता है। तो कह रहा है कि ऑर्किड की जड़ें सहजीवी कवक या बैक्टीरिया से जुड़ी होती है। बेलामेन एक यांत्रिक कार्य रूट कॉर्टेक्स में संवहनी ऊतकों की रक्षा में भी करता है। जड़ों को बाष्पोत्सर्जन से होने वाली पानी की कमी से बचाता है। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 71 है कि किसी 100 ओम वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा कितना वोल्ट होगा? 220 वोल्ट होगा। हाँ, वी बराबर आई आर। कह रहा है किस आर भी दिल्ली है, अभी भी आई भी दिल्ली है। हाँ, किस जो है ना किस जो है 100 प्रतिरोध बोल रहा है 100 ओम पर वाले प्रतिरोध से 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर होगा तो 220 वोल्ट होगा। कह रहा है कि 100 ओम वाले प्रतिरोध 2.2 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है, उनके सिरों के बीच विभवांतर जो है 220 वोल्ट होता है। दिया हुआ ओम के नियम के अनुसार आई बराबर धारा, आर बराबर प्रतिरोध, अभी ए बी बराबर आई आर इंटू 2.2 इंटू 100 किया 220 वोल्ट आया है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 72 का रहा है एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा, क्या होगा? अवतल लेंस में ऋण होगा। हाँ, एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह होगा ऋणात्मक होगा। अवतल में ऋणात्मक होता है, उत्तल में धनात्मक होता है, प्लस होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। एक अवतल लेंस के लिए वस्तु की दूरी का चिन्ह क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल में क्या होगा? धनात्मक होगा। पारदर्शी वक्र सतह जिसका उपयोग प्रकाश को आवर्तित दर्पण रहे दोनों में ऋणात्मक होता है वस्तु की दूरी। अच्छा, अवतल लेंस रहे या अवतल दर्पण रहे दोनों नेक्स्ट कह रहा है कि पारदर्शी वक्र सतह जिसका उपयोग दोनों ऋणात्मक होता है वस्तु की दूरी। उत्तल में प्लस हो जाता है सर। क्या? उत्तल में पॉजिटिव होता है ना, अवतल में निगेटिव नहीं होता है। हम उन्हें बोले, हम बोले अवतल लेंस या अवतल दर्पण। हम उत्तल बात नहीं कर रहे हैं। कह रहा है कि पारदर्शी वक्र सतह जिसका उपयोग प्रकाश को आवर्तित करने और उसके सामने रखी गई किसी वस्तु को छवि बनाने के लिए किया जाता है उसे लेंस कहते हैं। ठीक है, आयकर अवतल लेंस कह रहा है कि यह एक अभिसारी लेंस होता है। अवतल लेंस क्या? एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समांतर बीच को अपसारित मतलब जो है ना फैलाता है। तो अवतल लेंस क्या? एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश के समांतर बीम को क्या करता है? फैलाता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब कैसा होता है? क्या होगा? आभासी, सीधा और छोटा होता है। अवतल लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब आभासी, सीधा और छोटा होता है। लेंस समीकरण कह रहा है कि जो लेंस की फोकस दूरी प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के बीच संबंध देता है। तो 1/f बराबर सूत्र होता है लेंस का 1/u माइनस 1/v। तो लेंस का जो 1/f बराबर 1/vu माइनस 1/e, जहाँ फोकस दूरी, जहाँ f जो है ना, बोलिए, प्लस होगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। इसमें प्लस होगा तो दर्पण सूत्र हो जाएगा। प्लस दर्पण सूत्र, माइनस रहेगा तो लेंस समीकरण। जहाँ f फोकस दूरी है, u बराबर वस्तु दूरी है, v बराबर प्रतिबिंब की दूरी है। नोट करा अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे।
कह रहा है कि एक वस्तु किसी ऊंचाई h से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए किसी बिंदु पर गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। क्या होगा? इसमें फिगर में दिया हुआ है ना, तो इसका आंसर ए होगा ना, ए होगा, फिगर में दिया हुआ है। कह रहा है किसी एक वस्तु किसी ऊंचाई s से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके जो है ना लिए ए बिंदु की गतिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होगा। एक वस्तु किसी ऊंचाई s से मुक्त रूप से गिर रही है, उसके लिए ए बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या का मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। दिया हुआ है फिगर में दिया दर्शाया गया ए बी डी सी, गिर रहा है से, तो इसका मान क्या होगा? न्यूनतम होगा। तो कह रहा है किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं? वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो कह रहा है कि किसी वस्तु को उसकी गति के कारण कार्य करने की जो क्षमता प्राप्त होती है उसे वस्तु की गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या सूत्र होता है? 1/2 mv² होता है। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य एवं स्थिर ऊर्जा अधिकतम होती है। शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा क्या होता है? शून्य होता है, लेकिन स्थिर ऊर्जा क्या होता है? अधिकतम होता है। जैसे जैसे वस्तु की ऊंचाई नीचे आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाती है, तथा स्थिर ऊर्जा कम होती जाती है। तो कह रहा है कि शीर्ष बिंदु पर गतिज ऊर्जा शून्य और स्थिर ऊर्जा पर अधिकतम होती है। जैसे जैसे वस्तुएं ऊंचाई से नीचे आती है, गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती चली जाती है, तथा स्थिर ऊर्जा क्या होती है? कम होती जाती है। बताइए क्वेश्चन में 74 है कि जी का मान होता है कितना होता है? बताइए। बड़ा जी का मान कितना होता है? बड़ा जी का मान 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कैपिटल जी का जो मान होता है ना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट कर रहा है कि जी का जो मान होता है ना 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटा किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर आइए, इसी का बोल रहा है गुरुत्वाकर्षण बल। क्या कर रहा है कि किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। कह रहा है कि किसी दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। यहाँ यह पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? अनुपाती होता है, तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के अनुपाती होता है। आगे कह रहा है गणितीय रूप से इसे इस प्रकार दर्शाया गया है। ठीक है, आगे कह रहा है एफ बराबर क्या होता है? जी इंटू एम बड़ी एम और छोटी एम बटा आर स्क्वायर। जहाँ एफ जो है ना गुरुत्वाकर्षण बल है, जी बराबर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, एम बराबर पहले पिंड का द्रव्यमान है, एम छोटी एम बराबर दूसरे पिंड का द्रव्यमान है, आर छोटी आर बराबर उनके बीच की दूरी है। तो जी का मान जो है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। गुरुत्वजनित्र बोल रहा है जी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उससे जी का इसका मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जी जो है गुरुत्वीय त्वरण के मान में भिन्नता, जी का मान भूमध्य रेखा पे क्या होता है? तो क्या होगा? न्यूनतम होता है। जी का मान भूमध्य रेखा पे क्या होता है? तो न्यूनतम होता है। और जी का मान ध्रुव पे क्या होता है? तो अधिकतम होता है। और जी का मान पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर कम और तथा घूर्णन गति घटने पे क्या होता है? बढ़ जाता है। जी का मान जो है ना पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पे कमेगा और जब घूर्णन गति घटने पे क्या होगा? बढ़ेगा। आगे कह रहा है जी का मान पृथ्वी की सतह से ऊंचाई या गहराई के साथ क्या होती है? तो घट जाती है। छोटी जी का जो मान है ना पृथ्वी की सतह की ऊंचाई या गहराई के साथ क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि रेखांकित वस्तु का कितना परिणामी बल लग रहा है? क्या होगा? बताइए, कितना हार्ड क्वेश्चन लग रहा है, बताइए तो। रेखांकित वस्तु का पर कितना परिणामी बल लग रहा है? तो क्या होगा? 0 न्यूटन लग रहा है ना, 0 न्यूटन, याद रखिएगा। कह रहा है कि रेखांकित वस्तु का परिणामी बल 0 न्यूटन लग रहा है, फिगर में दिया हुआ है। आगे कर रहा है, देखिए इसमें आगे का छोड़िए, F1 और F2 विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है इसलिए बल शून्य होगा। आगे कर F3 F2 विपरीत दिशा में कार्य कर रहा है तो इसलिए बल जो है ना शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर आइए डायरेक्ट 76 पे आइए। बताइएगा कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों के अंतर नहीं कर पाता इस व्यक्ति निम्नलिखित में से किस भाग की समस्या है? मतलब कौन सा समस्या है इसको है? तो याद रखिए कौन सा समस्या है, कौन सा भाग की समस्या है, याद रखिएगा। बोल रहा है कि एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता है, इस व्यक्ति में निम्नलिखित भाग की समस्या है, तो कौन सा भाग की समस्या है? याद रखिएगा। एक व्यक्ति विभिन्न रंगों में अंतर नहीं कर पाता क्योंकि इस व्यक्ति में कौन सी समस्या है? बंधानता एक अनुवांशिक बीमारी है। इसमें पीड़ित कोई व्यक्ति समान तरीके से रंगों को देख और भेद नहीं कर सकता है। यह समस्या आमतौर पर लाल व हरे रंग में मामले में होती है। यह जो है एक वंशानुक्रम के कारण होता है। क्या होता है? एक वंशानुक्रम कारण होता है बंधानता या अनुवांशिक रोग। जन्म से ही बंधानता हो सकती है और जीवन में भी हो सकती है। ठीक है। शलाका मतलब छड़, कोंस मतलब शंकु,
नामक रेटिना दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। तो कह रहा है कि शलाका मतलब छड़, कुंस मतलब शंकु नामक रेटिना में दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं द्वारा रंग का क्या होता है, पता लगाया जाता है। मतलब कुंस जो है शंकु के द्वारा क्या होता है, तो रंग का पता लगाया जाता है। कौन सी कोशिकाएं में एक या अधिक रंगों में अनुपस्थिति से बंधानता रोग हो सकती है। तो कह रहा है कि कौन सी कोशिकाओं में एक या अधिक रंगों की अनुपस्थिति से बंधानता हो सकती है। शलाका कोशिकाओं प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो शलाका कोशिकाएं प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करती है। याद रखिए, शलाका कोशिकाएं क्या करता है, तो प्रकाश की तीव्रता को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 77 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। तो क्या होगा, बृहस्पति सप्तऋषि। कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है, तो बृहस्पति सप्तऋषि। कह रहा है बृहस्पति सप्तऋषि तारामंडल अप्रैल महीने के आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। बृहस्पति सप्तऋषि तारामंडल अप्रैल महीने में आकाश के उत्तरी भाग में दिखाई देता है। सर्वविख्यात तारामंडलों में एक विख्यात तारामंडल सप्तऋषि है। सर्वविख्यात तारामंडलों में एक विश्वविख्यात तारामंडल सप्तऋषि है, जिसे आप गर्मियों में अप्रैल में रात्रि के प्रथम प्रहर में उत्तरी भाग में देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि सप्तऋषि जो है ना 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नाम से संबंधित है। तो कह रहा है कि सप्तऋषि 7 प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय संतों या ऋषियों के नाम से के साथ संबंधित है। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। पहचाने जाने योग्य आकृतियों वाले तारों के समूह को तारामंडल कहते हैं। सप्तऋषि को जो है ना बिग डीपर, ग्रेट वियर अथवा आर्सा मेजर भी कहते हैं। तो सप्तऋषि को जो है ना बिग डीपर कहते हैं, ग्रेट वियर कहते हैं, आर्सा मेजर कहते हैं। ठीक है, सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। तो कह रहा है कि सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। ओरायन एक विख्यात जो है ना विश्व विख्यात तारामंडल है। ओरायन क्या है, ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों के मध्यरात्रि में देख सकते हैं। ठीक है, तो ओरायन एक अन्य विख्यात तारामंडल है जिसे हम सर्दियों के मध्यरात्रि में देख सकते हैं। आगे कह रहा है कि 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ में श्रेणी, क्वेश्चन नंबर 78 कर रहा है कि 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अगर लिखित विकल्प संभव है क्या होगा, 1 और 4 होगा ना, 1 और 4। तो इसमें क्या होगा, दोनों प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। और 4 नंबर होगा कि 10 ओम प्रतिरोध के लिए विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा। तो कड़ा 2, 5 ओम और 10 ओम के प्रतिरोध किसी परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो अगर लिखित विकल्प संभव होगा तो पहला कि दोनों प्रतिरोध के बीच जो है विभवांतर अलग अलग होगा, और 10 ओम प्रतिरोध के विभवांतर 5 ओम वाले प्रतिरोध से दुगना होगा। आगे कह रहा है इसमें, इसका देखिए यहाँ पे कह रहा है ना कि यह परिपथ श्रेणी क्रम में है, इसलिए इस परिपथ में विद्युत की मात्रा सभी प्रतिरोध में समान रूप से विपरीत होगा। 2 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर अलग अलग होगा। 2 प्रतिरोधों के बीच विभवांतर क्या होगा, अलग अलग होगा। विभवांतर की मात्रा 10 ओम प्रतिरोध के लिए 5 ओम वाले प्रतिरोधों से दोगुना होगा, क्योंकि विभवांतर की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। तो कह रहा है विभवांतर की मात्रा 10 ओम प्रतिरोध के लिए 5 ओम वाले प्रतिरोध से दोगुना होगा, क्योंकि विभवांतर की मात्रा प्रतिरोध पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस एक क्या होगा, उत्तल लेंस का काम करता है। क्या करता है, उत्तल लेंस का काम करता है। 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के एक अवतल लेंस को समान अक्षीय स्थिति में सटाकर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस एक क्या है, उत्तल लेंस का काम करता है। नेक्स्ट कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के अवतल लेंस की समान अच्छी स्थिति से सटाकर रखा जाता है। संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस का काम करता है। तो कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस को समान अच्छी स्थिति से सटाकर रखा जाता है, तो संयुक्त लेंस एक उत्तल लेंस का काम करता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है ना 10 सेंटीमीटर है, अवतल लेंस की फोकस दूरी f2 जो है 20 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं कि क्या दिया हुआ है, हल किया हुआ लेंस का जो फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होता है। यहाँ पे दिया हुआ ना कि हम जानते हैं कि अवतल लेंस जो है कि फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक ली जाती है। आगे कार्य तो निकाल के बनाया गया है। यहाँ पे f का जो मान धनात्मक, इसलिए संयुक्त लेंस की उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करेगा। क्वेश्चन नंबर है 80, कह रहा है 80 नंबर की जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तो उच्चतम बिंदु का वेग का मान क्या होगा, तो ना 0 होगा।
जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो 0 होगा। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु का वेग का मान क्या होगा? तो 0 होगा। पिंड को जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई के बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। कह रहा है कि पिंड को जब ऊपर की ओर प्रक्षेपित किया जाता है तो एक निश्चित ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि महत्तम ऊंचाई पर पिंड का जो वेग है ना वो 0 हो जाता है। ठीक है, क्या होता है? 0 हो जाता है। आगे आइए यहाँ पे, अब तो क्वेश्चन नंबर आइए यहाँ पे, बोल रहा है 81 पे आइए। कह रहा है 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि क्या होता है ना, इसमें टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। तो खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। आगे कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है। कह रहा है कि खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है क्योंकि जस्ता अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है और इसलिए यह भोजन में अम्ल या क्षार जैसे यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे यह भोजन को उपभोग के लिए अयोग्य या यहाँ तक कि जहरीला बना सकता है। ठीक है। आगे कह रहा है एसद लेपन। एसद लेपन क्या कह रहा है कि यह एक धातु क्रमिक प्रक्रम है। एसद लेपन क्या कह रहा है? एक धात्विक क्रमिक है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक है। एसद लेपन क्या कह रहा है कि यह एक धात्विक क्रमिक प्रक्रम है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम में होता है? तो क्या होगा? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। तो बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें कणों का आकार अधिरोही क्रम है? तो वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन है। कणों का आकार अधरोही क्रम में जो है ना, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, निलंबन है। निलंबन क्या है? तो छोटे आकार के कणों को पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नगण्य आंखों से दृश्य होते हैं। करा निलंबन कह रहा है छोटे आकार के कणों के पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील परंतु नगण्य आंखों से क्या होते हैं? दृश्य होते हैं। ठीक है, आए नंबर देखा जा सकते हैं। हाँ, यह दो या दो से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। ठीक है, निलंबन जो होता है ना, यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। आगे कह रहा है इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। आगे कह रहा है इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। इसके कण जो है छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते हैं। उदाहरण में क्या है कि नदी का गंदा जल है, अब वायु में धुआं आदि इत्यादि है। आगे कह रहा है कोलाइडी। कोलाइड कह रहा है, कोलाइड में कह रहा है कि यह 2 पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। कोलाइड क्या है ना, कि 2 पदार्थों का विषमांग मिश्रण होता है। इसमें परिक्षेपित कणों का आकार कितना होता है? 10⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो कोलाइडी का जो प्रक्षेपित कणों का जो आकार होता है ना, वो 10⁻5 सेंटीमीटर और 10⁻7 सेंटीमीटर के बीच होता है। आगे कह रहा है कि इसमें कोलाइडी में इसे कण छन्ना पत्र के आर पार जो है ना आ जा सकते हैं। ठीक है। आगे कह रहा है उदाहरण में जैसे दूध का है, कोलाइडी विलयन का उदाहरण है गोंद है, रक्त है, सियाही, सब क्या है? कोलाइड है। वास्तविक विलयन क्या है? तो कह रहा है यह 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण होता है। तो वास्तविक विलयन क्या है? यह 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है। आगे कह रहा है इसमें जो है ना, वास्तविक विलयन में बोल रहा है इसमें कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार जो है ना 10⁻8 सेंटीमीटर का होता है। तो वास्तविक विलयन में इसमें कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। आगे कह रहा है यह सबसे अधिक अस्थायी तथा पारदर्शक होता है। क्या होता है? वास्तविक विलयन जो होता है यह सबसे अधिक अस्थायी और पारदर्शक होता है। जैसे उदाहरण में क्या है? चीनी का जल में विलयन, ये क्या है? वास्तविक विलयन है। नमक का जल में विलयन, ये वास्तविक विलयन है। तो चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, ये वास्तविक विलयन है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 83, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो पता ही आइसोप्रीन का है। हाँ, प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का है। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। रबड़ में जो है 2 प्रकार का रबड़ होता है, एक प्राकृतिक रबड़ होता है, एक संश्लेषित रबड़ होता है। याद रखिएगा, रबड़ जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है संश्लिष्ट रबड़। प्राकृतिक रबड़ क्या है? तो यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है और यह थर्मोप्लास्टिक होता है। जो प्राकृतिक रबड़ होता है ये थर्मोप्लास्टिक होता है, ये क्या होता है? आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को क्या कहते हैं? वल्कनीकरण कहते हैं। प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया को वल्कनीकरण कहते हैं। वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था।
तो वल्कनीकरण प्रक्रिया से रबड़ बनाने की खोज चार्ल्स गुडियर ने किया था। रबड़ आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। क्या होता है? तो रबड़ जो होता है ना, आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड में घुल जाता है। आप प्राकृतिक रबड़ कठोर बनाने हेतु कार्बन मिलाते हैं। अगर प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाना रहेगा तो क्या मिलाएंगे? उसमें कार्बन मिला देंगे। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाना रहेगा तो क्या मिलाएंगे? कार्बन। अगला है संश्लिष्ट रबड़ क्या है? तो यह रबड़ साधारण एल्कीन और 1 और 3 ब्यूटाइन व्युत्पन्नों के सहबहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। तो संश्लिष्ट रबड़ जो है ना, यह रबड़ साधारणतः एल्कीन और 1,3 ब्यूटाइन व्युत्पन्नों के सहबहुलीकरण से प्राप्त किए जाते हैं, संश्लिष्ट रबड़। आगे कह रहा न्यूप्रीन क्या है? तो 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन, बोल रहा है 2 क्लोरो ब्यूटाडाइन का बहुलीकरण से बनता है न्यूप्रीन। इसका न्यूप्रीन का जो उपयोग है ना, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। तो बताइएगा न्यूप्रीन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। हाँ, तो न्यूप्रीन का जो उपयोग करते हैं ना, विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप में करते हैं। थर्मोकोल क्या है? यह एक दूसरा कृत्रिम रबड़ है। थर्मोकोल क्या है ना, एक दूसरा कृत्रिम रबड़ बोलेगा थर्मोकोल है, जो डाइक्लोरो एथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से क्या कर सकता है? बनाया जाता है। तो थाइकोल क्या है ना, थायोकोल क्या है? तो यह दूसरा कृत्रिम रबड़ है जो डाइक्लोरो एथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रक्रिया से बनाया जा सकता है। आगे कह रहा है अनसंश्लिष्ट रबड़, ये क्या है? तो बूना एन रबड़, बूना एस रबड़, ड्यूरिन आदि है। ठीक है। आगे कह रहा है कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय मैथ्यूज एवं हैरिस को दिया जाता है। बताइए कृत्रिम रबड़ का विकास किसको जाता है? तो क्या होगा? मैथ्यूज एवं हैरिस को। हाँ, कृत्रिम रबड़ के विकास का श्रेय जो है ना, मैथ्यूज एवं हैरिस को जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि Cr3 प्लस SO4 का यौगिक क्या है? तो क्या होगा? Cr2SO4 का होल 3। हाँ, Cr3 तथा SO4 के स्क्वायर का योग क्या है? तो Cr स्क्वायर SO4 के होल 3। Cr3 प्लस SO4 के स्क्वायर का यौगिक जो है ना, Cr2SO4 के होल 3 है। यह क्रोमियम Cr3 प्लस यह 3 धनायन है, यह एवं सल्फेट आयन SO4 2 ऋणायन है। इसलिए इनमें निर्मित सूत्र जो है निम्न प्रकार से बनते हैं। हम इनके आयनों की संख्या को गुण विधि के बराबर कर सूत्र बनाएंगे। ठीक है। Cr3 प्लस इंटू 2 तथा SO4 स्क्वायर इंटू 3 करने पे आयनों की संख्या का क्या होती है? बराबर हो जाती है। तो आगे बोल रहा है कि अतः Cr2SO4 के होल 3 क्रोमियम सल्फेट इसको बोलते हैं। Cr2SO4 के होल SO4 को होल 3 क्या बोलते हैं? क्रोमियम सल्फेट। Cr3 प्लस SO4 को होल मतलब स्क्वायर का यौगिक है। ठीक है। आगे बोल रहा है क्वेश्चन 85 कर रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? तो क्या होगा? यूरेनियम। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों के में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235 होता है। नाभिकीय ऊर्जा ग्रहों में कौन सा ईंधन इस्तेमाल होता है? यूरेनियम 235 का उपयोग होता है। कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा गिरोह में संवर्धित यूरेनियम 235 ईंधन का इस्तेमाल होता है। नाभिकीय ऊर्जा गिरोह में ऊर्जा की प्राप्ति नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया से होती है। भारी जल D2O या ग्रेफाइट प्रयोग मंदक मॉडरेटर के रूप में कार्य करता है। तो कह रहा है कि भारी जल जो होता है ना, यह भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। आगे कह रहा है कैडमियम या बोरोन की छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में करते हैं। ठीक है। तो कैडमियम या बोरोन की छड़ों का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय 1942 में बनाया गया था। तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर एनरिको फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय 1942 में बनाया गया था। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है। क्या है? तो अप्सरा है। भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर क्या है? अप्सरा है, जिसका शुभारंभ जो है ना 1956 में किया गया था। तो भारत का प्रथम नाभिकीय रिएक्टर अप्सरा है, जिसका शुभारंभ 1956 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि कार्बन C14 में न्यूट्रॉन की संख्या होती है, कितनी होती है? अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे। 8 होता है। 8 होता है। कार्बन C14 में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होता है। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है। ठीक है। अस्पाक में भी पढ़ रहे थे। परमाणु संख्या कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश के कुल संख्या या तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। तो परमाणु संख्या किसको बोलेंगे? एटॉमिक नंबर। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या को उस तत्व का परमाणु संख्या कहते हैं। क्या आ रहा है? आगे कह रहा है परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? नाभिक में इकाई धन आवेश की कुल संख्या बराबर नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या होता है। तो भाई परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? नाभिक में इकाई की धन आवेश की कुल संख्या मतलब नाभिक में प्रोटॉन की कुल संख्या। आगे कह रहा है द्रव्यमान संख्या क्या है? मास नंबर। कह रहा है कि किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल
को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या किसको बोलेंगे? मास नंबर। किसी तत्व के परमाणु की नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योगफल को उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो द्रव्यमान संख्या निकलेगा। ठीक है, जैसे प्रश्न से था ना, कार्बन C14 तो परमाणु इसमें परमाणु संख्या कितना है? 6 है परमाणु संख्या। आप प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? तो 6 बोल सकते हैं। इसमें द्रव्यमान संख्या कितना है? तो 14 है। तो द्रव्यमान संख्या बराबर क्या है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 14 बराबर क्या है? 6 प्लस n बराबर क्या होगा? 14 माइनस 6 बराबर 8 निकलेगा। n का मान 6 दिया है तो 8 निकलेगा। इसलिए कार्बन 6 14 का न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। क्वेश्चन 87 बोल रहा है कि जब तनु हाइड्रोलिक HCl हाइड्रोक्लोरिक क्या है अम्ल पढ़ेंगे ना, HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में लौह चूर्ण डाला जाता है तो गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलता है। तो कह रहा है कि जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। मैं सॉरी H2 हाइड्रोजन निकलता है। हाँ, हाइड्रोजन गैस निकलता है। हाँ, इस HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कहते हैं ना। तो कह रहा है कि जब तनु HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लौह चूर्ण पर डाला जाता है तो H2 मतलब हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो कह रहा है कि जब तनु HCl को लौह चूर्ण पर डालेंगे तो क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगा। जैसे Fe+2HCl में क्या किया? FeCl2 का मतलब ये अभिक्रिया हुआ तो FeCl2+H2 निकला है। तो लौह चूर्ण है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का में दिया हुआ, इसमें फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो कह रहा है धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। अब ये नेक्स्ट उदाहरण में क्या है कि ZN हमारा जिंक है, 2HCl में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे है, और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, और यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट बोल रहा है कि धातु लिया था, यहाँ जिंक धातु लिया। हाँ, जिंक लिया। धातु क्षार के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस का विस्थापन करती है। धातु जो है ना क्षार के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है। जैसे उदाहरण में क्या है? जिंक, यहाँ पे क्या लिया है? क्षार लिया, NaOH लिया है। यहाँ पे सोडियम जिंकेट लिया है, Na2 ZnO2, और यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ है। तो नोट में दिया कि उपयुक्त अभिक्रिया सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। जैसे अम्ल क्या है? अम्ल 2 है, हाइड्रा अम्ल है, एक ऑक्सी अम्ल है। अम्ल का 2 प्रकार है ना, एक हाइड्रा अम्ल, ऑक्सी अम्ल है। हाइड्रा अम्ल क्या है कि जिस अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित होता है उसे हाइड्रा अम्ल कहते हैं। जिस अम्ल में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहेगा उसे हाइड्रा अम्ल कहेंगे। हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI आदि है। अगला ऑक्सी अम्ल क्या है कि जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो कह रहा है कि ऑक्सी अम्ल किसको कहेंगे? तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फॉस्फिक अम्ल H3PO4, और नाइट्रिक अम्ल बोलेगा तो HNO3। तो याद रखिए ना कि ऑक्सी अम्ल जो है ना, जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सी दोनों उपस्थित रहते हैं उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, फॉस्फोरिक अम्ल H3PO4, और नाइट्रिक अम्ल बोलेगा HNO3 आदि है। अब रहने दिए यहीं तक, आगे ना जो कल पढ़ेंगे बहुत सारा भी क्वेश्चन दिया